एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट के सामने मेरा शांत रहना को डिपेंडेंट फियर की निशानी है या मेरी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की। मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा नॉन रिएक्शन नार्सिसिस्ट के लिए एनेबलर का काम कर रहा है या मेरे और उसके एवोल्यूशन या विकास का। देखिए, सबसे पहले को डिपेंडेंट बिहेवियर को समझिए। कुछ ऐसा वातावरण होता है बच्चे के, अगर हम बच्चे के शुरुआती स्टेज में उसको एक ऐसा वातावरण दें जिस वातावरण का एक ऐसा वैल्यू सिस्टम हो जिसमें आज्ञाकारिता, ओबीडियंस या कंप्लायंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हो, वो एक स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम की तरीके से ट्रीट किया जाता हो, दूसरे को सर्व करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती हो, दूसरे को रेस्क्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरे को की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट बात मानी जाती हो, तो ये बच्चे के अंदर धीरे धीरे एक कोर बिलीफ पैदा कर देता है। और वो कोर बिलीफ ये है कि मैं अगर दूसरे की ज़रूरत को पूरा करूँगा, दूसरे की नीड्स को मैं पूरा करूँगा, तो ही मुझे प्रेम मिलेगा। अगर मैंने अपनी नीड्स बताई तो दूसरा व्यक्ति मुझको छोड़ करके चला जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसा सोचना, ये कोर बिलीफ, इस कोर बिलीफ के अंदर एक जो कोर फियर दिखाई दे रहा है, वो कोर फियर ये हो जाता है। कोर फियर है अबेंडनमेंट का डर, छोड़ दिए जाने का डर, परित्याग किए जाने का डर। तो प्रेम के बारे में ऐसा व्यक्ति क्या सोचने लग जाता है? प्रेम के बारे में वो ये सोचने लग जाता है कि प्रेम को मुझे अर्न करना है। जैसे सैलरी अर्न की जाती है, वैसे ही प्रेम को मुझे अर्न करना है। कैसे अर्न करना है? दूसरे की नीड्स को पूरा करके मुझे प्रेम को अर्न करना है। तो इस तरीके से को डिपेंडेंट्स जो हैं वो दूसरे की नीड्स को पूरा करने लग जाते हैं। दूसरे के हिसाब से उनका जो एक मास्क लगा लेते हैं। वो मास्क क्या है? वो मास्क है एक हेल्पर का मास्क। वो मास्क कैसा है? दूसरे की नीड्स को पूरा करने वाले का मास्क। तो इस मास्क के साथ जीने लग जाते हैं। और ऑब्वियसली जब आप इस तरीके के मास्क के साथ जिएंगे, आप दूसरे की नीड्स को पूरा करने के लिए हमेशा जिएंगे, दूसरे की नीड्स को ही आप लव समझ लेंगे, आपके लिए कंप्लायंस ही लव है, दूसरे की बात को हमेशा मानना ही आपके लिए लव है, प्रेम का मतलब ही आपके लिए रेस्क्यू है। तो आप क्या होगा? आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ है उसका लॉस हो जाएगा, आपकी सेंस ऑफ जो आइडेंटिटी है उस सेंस ऑफ आइडेंटिटी का लॉस हो जाएगा। और जब आपके अंदर ये सेंस ऑफ एंजाइटी, आपके अंदर ये जब सेंस ऑफ आइडेंटिटी या सेंस ऑफ सेल्फ का लॉस हो गया, तो क्या होगा? आप जो है एंजाइटी का शिकार होंगे। को डिपेंडेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं आप एंजाइटी, सबसे ज़्यादा एंजाइटी को डिपेंडेंट्स महसूस करते हैं। तो को डिपेंडेंट की प्रॉब्लम क्या है? को डिपेंडेंट की प्रॉब्लम है कि को डिपेंडेंट के पास ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं है जिस सीमा रेखा के बाद वो ये कह दे कि नहीं, अब आगे हम नहीं देंगे। हम, या अगर इस दूसरे शब्दों में कहें तो को डिपेंडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि को डिपेंडेंट को ये नहीं पता है कि हमको, हमारे सामने को डिपेंडेंट को ये इस चीज़ की जानकारी नहीं है, को डिपेंडेंट ये समझ नहीं पाता है कि हमें एक ऐसी, हमें सिर्फ तब दूसरे की नीड्स को पूरा करना है, मतलब हमें तब दूसरे को रेस्क्यू करना है या उसकी नीड्स को पूरा करना है जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। यानी हमें दूसरे की हेल्प तभी करना है जब उसकी रिक्वायरमेंट हो, उसकी नीड हो, उसकी आवश्यकता हो। अगर ऐसी आवश्यकता नहीं है तो हमें ज़बरदस्ती नहीं नीड को पूरा करना है। तो ये नीड्स को दूसरे की पूरा करने को क्वांटिफाई नहीं कर पाता है। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे कि हम एक सीमा रेखा खींचना बहुत गलत शब्द यहाँ पे होगा। इसको सही तरीके से हम यही कह सकते हैं कि हमें ये नहीं पता है, अगर हम एक को डिपेंडेंट हैं तो हमें ये नहीं पता है हमें कितना दूसरे की मदद करनी है। हम ये नहीं समझ पाते हैं, ये विवेक मेरे पास नहीं है कि नहीं, अब हमें मदद नहीं करनी है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम मदद तभी करेंगे जब हमें
जब मदद की ज़रूरत हो। यानी कि हम मदद अपने फुलफ़िलमेंट की वजह से कर ही नहीं रहे हैं। हम मदद करके एक सेल्फ़ आइडेंटिटी अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं और एक हेल्पर का मास्क हम वियर किए हुए हैं, पहने हुए हैं। और जब वो मास्क वैलिडेट हो जाता है, हमारी हेल्प को कोई वैलिडेट कर देता है, तो उससे हम एक सेल्फ आइडेंटिटी जनरेट करते हैं और उस आइडेंटिटी को जनरेट करके हम सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो नार्सिसिस्ट के साथ भी ऐसे ही। नार्सिसिस्ट एक ऐसे चाइल्डहुड एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है जिसमें हमेशा अचीवमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाती है और अगर अचीवमेंट नहीं है तो उसको शर्मिंदगी के साथ ट्रीट किया जाता है। तो नार्सिसिस्ट के अंदर किस तरीके की बिलीफ पैदा हो जाती है? कोर बिलीफ क्या है कि अचीवमेंट इज लव, लव हैज टू बी अचीव्ड। अचीवमेंट ग्रेटनेस के द्वारा, ग्रेट अचीवमेंट्स के द्वारा हम लव को अचीव कर सकते हैं। और फियर क्या है नार्सिसिस्ट का कि अगर हम अचीवमेंट नहीं कर सके तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, उस शर्मिंदगी को हम टॉलरेट नहीं कर सकते। तो शेम को टॉलरेट ना कर पाना, अचीवमेंट ना होने से पैदा होने वाली जो शेम है, उस शेम को ना टॉलरेट कर पाना, ये इसका सबसे बड़ा, शेम का सबसे बड़ा डर है नार्सिसिस्ट। इसलिए नार्सिसिस्ट हमेशा ग्रेटनेस का एक मास्क लगाए रहता है, ग्रैंडियोसिटी का एक मास्क लगा लेता है, भव्यता का कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ये मास्क लगा लेता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि मास्क के अंदर एम्प्टीनेस का शिकार रहता है, खालीपन का शिकार रहता है, क्योंकि वो अंदर से जानता है कि वो नहीं है जो कि वो दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। उसी तरीके से आप देखिए बॉर्डर लाइन्स को भी अगर आप देखेंगे तो बॉर्डर लाइन्स के अंदर भी यही प्रॉब्लम। बॉर्डर लाइन ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है जहाँ पर प्रेम बड़ा, मतलब उसको केयर देने वाले लोगों के अंदर मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी नहीं होने का मतलब क्या है? कभी वो प्रेम देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी प्रेम को विड्रॉ कर लेंगे, कभी पीटने लग जाएंगे। एक बार मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा था तो एक बच्चा था, थोड़ा खड़ा था वहीं पे, तो उसके पेरेंट्स और बाकी ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह सब वहाँ थे। तो जैसे ही बच्चा कुछ इधर उधर जाता था, धड़ से उसको झापड़ मार देते थे और उसके बाद जब रोने लग जाता था तो उसको फुसलाते भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये हमको प्यार दे रहे हैं कि हमको मार रहे हैं। लव अनप्रेडिक्ट, मतलब ये हमें मारेंगे कि हमें प्यार देंगे, प्यार को लेकर के अनप्रेडिक्टेबिलिटी महसूस कर रहा है बच्चा। तो ये परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स, जिसमें कि वो बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर पैदा कर सके। तो वो क्या सोचता है बॉर्डर लाइन की लव इज अनप्रिडिक्टेबल, प्यार जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में कोई प्रिडिक्टेबली कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मुझे हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना, जान लगा देना होगा उसको पकड़ने के लिए, चाहे वो पॉजेसिवनेस के द्वारा पकड़ूं, चाहे पैनिक अटैक्स के द्वारा रोकूं, चाहे चीखने चिल्लाने से उसको रोकूं, हैं, कुछ ना कुछ मुझे करना ही होगा। बहुत ज़्यादा नहीं तो प्यार जो है उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो जो है जैसे कि रंग बदलने लग जाता है गिरगिटान की तरीके से, शेप शिफ्टर या गिरगिटान की तरीके से मास्क लगा लेता है कि जैसे भी हो प्रेम को हमें बचा करके रखना है। तो उसका क्या फियर है? उसका फियर है, चूंकि नार्सिसिस्ट का फियर क्या है? नार्सिसिस्ट का फियर है कहीं शेम ना झेलना पड़ जाए। को डिपेंडेंट का फियर क्या है? कहीं मुझे कोई परित्याग ना कर दे मेरा। और बॉर्डर लाइन का फियर क्या है? बॉर्डर लाइन का फियर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आइसोलेटेड हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम छूट जाए, हम आइसोलेट हो जाए, हम अकेले रह जाए और प्यार की प्रेडिक्टेबिलिटी को हम कंट्रोल ना कर पाए, मतलब प्यार की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मैं विक्टिम बन जाऊं, कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। उसका कोर फियर क्या है कि मैं कहीं रिजेक्ट ना, रिजेक्शन का फियर है सबसे ज्यादा। नार्सिसिस्ट के अंदर फियर शेम का है, बॉर्डर लाइन के अंदर फियर रिजेक्शन का, और को डिपेंडेंट के अंदर फियर क्या है? को डिपेंडेंट के अंदर अबैंडनमेंट का फियर है, परित्याग कहीं ना हो जाए मेरा, मुझे छोड़ ना दो कहीं, ये उसका फियर है। उसी तरीके से अगर आप साइकोपैथ्स को देखेंगे तो साइकोपैथ्स एक ऐसे चाइल्डहुड एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं जिस चाइल्डहुड एनवायरनमेंट में इमोशंस को और फीलिंग्स को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो वहां पर इनफैक्ट ना सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है बल्कि फीलिंग्स को वीकनेस समझा जाता है और फीलिंग्स को कंडेम किया जाता है। जैसे आप देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो बहुत इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देने की वजह से क्या होता है, एक तरीके का
एक और बिलीफ पैदा हो जाती है आदमी के अंदर कि अरे अ, प्यार डेंजरस है क्योंकि इसकी वजह से हम फंस सकते हैं। तो प्यार को डेंजरस मानने लग जाता है आदमी। अगर उसका फैमिली एनवायरनमेंट इस तरीके का हो कि प्यार जो है, प्यार को ऐसा समझा जाता हो कि वीकनेस है, इसकी वजह से आदमी की प्रोग्रेस रुक जाती है, इसकी वजह से फीलिंग्स की वजह से आदमी कावर्ड हो जाता है, फीलिंग एक वीकनेस है। इस तरीके का अगर एनवायरनमेंट हो तो वो ये समझ जाएगा बच्चा कि फीलिंग बहुत ही, लव इज़ वेरी डेंजरस, मतलब प्यार बहुत खतरनाक है, फीलिंग्स बहुत खतरनाक है। तो कोई और दूसरा तरीका हमें निकालना पड़ेगा जिससे कि हम प्यार का एक ऑल्टरनेटिव खड़ा कर सकें। और वो ऑल्टरनेटिव क्या है? दूसरे को कंट्रोल करना, दूसरे को रूल करना और रूल करके उन ऑन द हाई रहना, मतलब अपने आप को हाई पेडेस्टल पे महसूस करना, सेंसेशंस क्रिएट करना जो कि इमोशंस का एक सब्स्टिट्यूट हो। इस तरीके के हाइटेंड सेंसेशंस, दूसरे को डोमिनेट करने के सेंसेशंस के साथ जीना, और अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कंट्रोल करना दूसरे को। फीलिंग अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर फीलिंग हो गई तो फीलिंग की वजह से अंदर पेन जाएगा, तो पेन अंदर ना जाए इसके लिए दूसरे को नियंत्रित करना पड़ेगा, दूसरे को डोमिनेट करना पड़ेगा। नियंत्रित करने या डोमिनेट करने का दो काम है। एक तो काम ये है कि हम जो है अपने अंदर वुंड्स को नहीं आने देते हैं, फीलिंग्स को नहीं आने देते हैं और फील करना बंद कर देते हैं। और दूसरा ये कि डोमिनेट करते हैं जब हम दूसरे को, तो उससे हम हाई हाई पेडेस्टल पे महसूस करते हैं, तो वो एक ऐसे ऑन द हाई सेंसेशंस मुझे देता है, जिन सेंसेशंस जो फीलिंग्स का सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। तो इस तरीके से साइकोपैथ जो है वो फीलिंग्स के साथ, फीलिंग्स को के साथ जीना बंद कर देता है और इमोशनल नंबनेस का शिकार हो जाता है। तो उसकी कोर, जो कोर बिलीफ क्या हो जाती है उसके अंदर, उसका डर क्या है कि फील करेंगे तो हम नुकसान में पड़ जाएंगे, हैं, परेशानी में पड़ जाएंगे। अगर हम लव को एडमिट करेंगे तो देन आई विल बी इन ट्रबल। तो ये उसका मेन फियर है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति जो है उसकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, उसकी लाइफ में इमोशनल वॉइड है, ये इमोशनल वॉइड के साथ जी रहा है। तो साइकोपैथ इमोशनल वॉइड के साथ जीता है। नार्सिसिस्ट एम्प्टीनेस के साथ जीता है। नार्सिसिस्ट एम्प्टीनेस के साथ जीता है क्योंकि फीलिंग के पीछे एम्प्टीनेस है। और को डिपेंडेंट एंजाइटी के साथ जीता है। और बॉर्डर लाइन जो है वो कैसे जीता है? बॉर्डर लाइन जो है वो फ्रेजिलिटी के साथ जीता है, वो एक तरीके के क्योस में जीता है हमेशा। स्टेबल नहीं हो पाता, कभी अनस्टेबल लाइफ हो जाती है उसकी। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि सारे ही लोग एक एक मास्क लगाए हुए हैं, जितने भी ये डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सब में को डिपेंडेंसी खुद एक डिसऑर्डर है बड़ा। इसको इसको ये नहीं, इसको इसको जरा सा भी सही नहीं कहिए आप। तो सब मास्क लगाए हुए हैं। को डिपेंडेंट का मास्क क्या है? को डिपेंडेंट का मास्क ये है कि मुझे हेल्पर की तरीके से, एक प्लीजर की तरीके से दिखना है, दूसरे को प्लीज करने वाला। नार्सिसिस्ट का मास्क ग्रैंडियोसिटी का है। बॉर्डर लाइन के मास्क क्या? शेप शिफ्टर का मास्क है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा चेहरा बना लेंगे, लेकिन प्यार की प्रेडिक्टेबिलिटी को तो हम, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को किसी भी लिमिट तक जा करके कंट्रोल करेंगे। और साइकोपैथ डोमिनेंस का एक मास्क रखता है। तो ये सब मास्क लगाए हुए हैं। मास्क लगाने से क्या होता है? मोटे तौर पे मास्क लगाने से आपकी लाइफ इनऑथेंटिक हो जाती है। जब आपकी लाइफ इनऑथेंटिक हो जाएगी, झूठ हो जाएगी, तो क्या होगा? बाय एंड लार्ज क्या होगा आपके साथ? बाय एंड लार्ज जो है आप एम्प्टीनेस का शिकार हो जाएंगे, आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे, अपने आप से ही कट जाएंगे। तो हमें क्या करना है? ये सब हमारी पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स हैं। पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स को अगर हम दूर करेंगे, करना चाहते हैं, तो कंसेप्चुअली अभी सोचिए सिर्फ कि हमें अपनी, हम क्या करें कि हमारे ये डिसऑर्डर्स दूर हो। को डिपेंडेंट को क्या सोचना होगा? को डिपेंडेंट को क्या करना पड़ेगा जिससे कि उसका डिसऑर्डर दूर हो सके? को डिपेंडेंट को कंसेप्चुअली अभी सिर्फ देखिए, को डिपेंडेंट को ये अपना मिसकंसेप्शन बंद करना पड़ेगा कि लव हैज़ टू बी अर्नड, कि प्यार को हमें सेवा करके कमाना है। प्यार कोई कमाने की चीज़ नहीं है, प्यार महसूस करने की चीज़ है। तो जब वो अपनी इस कोर बिलीफ को दूर कर देता है, इसके अगेंस्ट चीज़ों को एडमिट करता है,
इसके अगेंस्ट जो भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी पर्सनैलिटी के पैटर्न को चैलेंज कर रहा है। जब पर्सनैलिटी के पैटर्न को चैलेंज करेगा तो जो उसने सेल्फ इमेज बना रखी है पीपल प्लीजर की, वो सेल्फ इमेज नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। वो ये जान गया है कि कंप्लायंस लव नहीं है, दूसरे की अनलिमिटेड दूसरे को हमें रेस्क्यू नहीं करना है, अनलिमिटेड दूसरे को हेल्प नहीं करना है। तो जब अनलिमिटेड हेल्प करने लग जाए तो समझ जाए कि कोडिपेंडेंट पैटर्न पर्सनैलिटी का एक्टिव हो गया। उस वक्त हम ये कहेंगे कि नहीं, हम उतनी ही मदद करेंगे जितना ज़रूरी है। ज़रूरी और गैर ज़रूरी को धीरे धीरे पहचानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। तो क्या होगा, मास्क के ऊपर सीधे चोट पहुंचेगी, जो पीपल प्लीजर वाला मास्क हम लगाए हुए हैं। तो बस इससे हमको क्या होगा, मास्क पैसिव होना शुरू हो जाएगा, पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर पैसिव होना शुरू हो जाएगा। नार्सिसिस्ट का क्या, कैसे पैसिव होगा? नार्सिसिस्ट अचीवमेंट को छोड़ दे अगर, और बिना अचीवमेंट के भी लाइफ को जीने की कोशिश करे, तो जो उसे शेम महसूस होगी, जब उस शेम के साथ भी जी पाएगा और शेम को टॉलरेट कर पाएगा, तो पता चलेगा कि लाइफ ऑथेंटिक हो गई, मास्क के ऊपर चोट पहुंचने लग गई, धीरे धीरे अवेयरनेस पैदा होने लग गई। बॉर्डर लाइन क्या काम करेगा कि ज़्यादा रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो, सर छोड़ दो। दूसरा आदमी कुछ भी थोड़ा बहुत भी बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको छोड़ करके जाने वाला है। तो जब तुम दूसरे को ऐसे छोड़ दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अरे उसने तो हमको छोड़ा ही नहीं। तो क्या रियलिटी टेस्टिंग हो जाएगी, तो मास्क शेप शिफ्टर का रखना ही नहीं पड़ेगा। गिरगिटान वाला मास्क लगा के जो घूमते हो वो नीचे गिर जाएगा और आप जो है एक ऑथेंटिक लाइफ जी पाओगे। साइकोपैथ को क्या करना पड़ेगा? जो दूसरे को डोमिनेट करके ऑन द हाई रहते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए। जब छोड़ दोगे तो क्या होगा, तो लोग तुमको दुख देंगे तो पेन महसूस करोगे, पेन महसूस करोगे, फीलिंग्स आएंगी तुम्हारे अंदर, फीलिंग्स आएंगी तो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, इमोशनली एक्टिव हो जाओगे, इमोशनली एक्टिव हो जाओगे तो इमोशनल जो तुम्हारा वॉइड है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमारा मास्क जब गिर जाता है, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा मास्क गिर जाए, तो हम ऑथेंटिक लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। अब कैसे हमारा हम क्या करें, हम क्या करें कि हमारा मास्क, हम क्या करें कि हम ऑथेंटिक लाइफ जी सकें? अपने मास्क को एक्सपोज करना है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात को नहीं मानना है, तो हमारा मास्क एक्सपोज हो जाएगा, मास्क गिर जाएगा, लाइफ हमारी ऑथेंटिक हो जाएगी। अब आपने पूछा है कि नॉन रिएक्शन जो है वो मेरी कमी है, नॉन रिएक्शन मेरी कोडिपेंडेंट फियर है कि नॉन रिएक्शन मेरी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है? इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप ये समझें कि नॉन रिएक्शन कहते किसको है। नॉन रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि नार्सिसिस्ट के सामने या बॉर्डर लाइन के सामने या साइकोपैथ के सामने जी हुजूरी करना, ये नहीं है नॉन रिएक्शन का मतलब। नॉन रिएक्शन का मतलब है अपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के प्रति कॉन्शियस होना। मैं जानता हूं कि मेरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक्टिव हो गया है, जो दूसरे की मदद करके अपने आप को रेस्क्यू करने की कोशिश, मतलब दूसरे की लगातार अनलिमिटेड मदद करके उसको रेस्क्यू करके प्यार पैदा करने की कोशिश करता है, वैलिडेट करने की कोशिश करता है, सेल्फ आइडेंटिटी पैदा करने की कोशिश करता है। इस पैटर्न को हमारा जब एक्टिव हो जाए, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। जब ये पैटर्न एक्टिव हो जाए तो बस स्लो हो जाना है। इसे कहते हैं नॉन रिएक्शन। नॉन रिएक्शन का मतलब है अपने पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर को एक्सपोज करना, इसे कहते हैं नॉन रिएक्ट करना। अगर रिएक्ट करना किसे कहते हैं? अपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ ध्यान ना देना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को एक्टिव रहने देना, जैसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कराए वैसा करते जाना। नॉन रिएक्शन किसे कहते हैं? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जब पहले पहचानना और जब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक्टिव हो जाए तो स्लो हो जाना। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को इसे कहते हैं पैसिव करना। जब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर धीरे धीरे पैसिव हो जाता है, याद रखिए शुरुआत में तो आपको नार्सिसिस्ट के सामने ही उससे डर के मारे ही शुरुआत हर चीज की डर से ही होती। शुरुआत में तो आप नार्सिसिस्ट के सामने या साइकोपैथ के सामने डर से ही खड़े होते हैं, पहले उसी से डरते हैं। धीरे धीरे जब आप उसके सामने उसके आगे कुछ बोलते नहीं है, काम बने रहते हैं, प्लीज करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो भी आपके प्रति एश्योर हो जाता है, आपको फ्रीडम देना शुरू कर देता है। जब वो आपको फ्रीडम देना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे आप उसके सामने शांत बने रहने की बजाय अपने जो जिस्टाल्ट है उसको चेंज कर देते हैं। आप अपने पर्सनैलिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और आप अपनी पर्सनैलिटी को एक्सपोज करने लग जाते हैं, ना कि उसको आप ध्यान अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर देने लग जाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करके पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं, ना कि नार्सिसिस्ट के ऊपर।
के ऊपर उसको लेकर के आप चिंतित रहते हैं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी। अब अगर मैं एक कोडिपेंडेंट हूँ, नार्सिसिस्ट के सामने अब मैं अपने आप को एक्सपोज करूँगा, तो नार्सिसिस्ट के सामने पहले तो मैं चुप रहूँगा, शांत बना रहूँगा, चेहरा भी नमस्ते भी करता रहूँगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी करता रहूँगा, प्यार से बोलूँगा भी, शांत बना रहूँगा डर के मारे। शुरुआत डर से ही होती है। फिर सेकंड स्टेज मेरी जब ये होगी, तो फिर मैं क्या काम करूँगा, जब नार्सिसिस्ट के साथ थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लग जाऊँगा, तो मैं नार्सिसिस्ट के ऊपर से ध्यान हटा दूँगा, ध्यान अपने कोडिपेंडेंट पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर के ऊपर ध्यान ले आऊँगा, उसको ऑब्जर्व करूँगा और उस डिसऑर्डर के हिसाब से उस डिसऑर्डर को मैं एक्सपोज करूँगा। जैसे नार्सिसिस्ट के सामने मैं प्रेम से तो हूँ, लेकिन अब मैं नार्सिसिस्ट की उतनी ही ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ जितनी की ज़रूरतें ज़रूरी हैं। जो ज़रूरतें ज़रूरी नहीं हैं उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। पोलाइट मैं बना हूँ, प्रेम से बोल रहा हूँ। अब क्या धीरे-धीरे मैं अपने डिसऑर्डर के ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ। हैं, अगर नार्सिसिस्ट ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि अरे ये तो मेरी पर्सनैलिटी हर्ट हो रही है, मैं थोड़ी हर्ट हो रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं अपने डिसऑर्डर को, पर्सनैलिटी की मान्यताओं को, इनको पैसिव कर रहा हूँ। जब आपकी पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर एक्सपोज होता है, इसे कहते हैं नॉन रिएक्टिव होना, तो आप क्या होता है, धीरे धीरे ये पर्सनैलिटी पैसिव होती जाती है, ब्रेक होती जाती है, डिसऑर्डर पैसिव होता जाता है। जितना आपका डिसऑर्डर पैसिव होता जाएगा, उतना आपका रियल सेल्फ एक्टिव होता जाएगा। जितना आपका रियल सेल्फ एक्टिव, जब आपका, याद रखिए, जब आपका रियल सेल्फ आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, उस दिन आपकी जो नॉन रिएक्शन और आपकी जो शांति या कामनेस है, वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से आना शुरू हो जाएगी, ना कि फियर से। और जब तक आपकी पर्सनैलिटी और डिसऑर्डर एक्टिव है और आपका रियल सेल्फ पैसिव है, तब तक आपका जो नॉन रिएक्टिव बिहेवियर है, आपकी जो कामनेस है, वो नार्सिसिस्ट के सामने फियर की वजह से होगी, ना कि आपकी मैच्योरिटी की वजह से। लेकिन ये शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले जो है फियर की वजह से ही हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में पर्सनैलिटी पैसिव हो जाने के बाद फिर हम जो है, अब जब रियल सेल्फ स्ट्रांग हो जाता है, पर्सनैलिटी से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो ये जो शांति है, ये हमारी एक्टिवनेस की वजह से हो जाती है। मतलब हमारे रियल सेल्फ की स्ट्रेंथ जब बढ़ जाती है, पर्सनैलिटी से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो ये शांति हमारी इमोशनल मैच्योरिटी की वजह से आना शुरू हो जाती है। तो ये हमें समझना होगा। लेकिन मोटे तौर पर एक लाइन में आपके सामने, एक लाइन में ये बात कहना चाहूँगा कि आपकी शांति नार्सिसिस्ट के डर की वजह से नहीं है, आपकी मैच्योरिटी से ही है। अगर आप स्पिरिचुअल टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, डिसऑर्डर को ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं, डिसऑर्डर से स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब भले ही आप थोड़ा अभी डर रहे हो, लेकिन ये आपकी मैच्योरिटी की वजह से ही आपका नॉन रिएक्शन है, ना कि आपके नार्सिसिस्ट के बाई एंड लार्ज उसके प्रति जो फियर है उसकी वजह से। तो ये हम याद रखेंगे कि पहली बात तो हम ये समझ लें कि रिएक्शन किसे कहते हैं। रिएक्शन का मतलब है डिसऑर्डर की तरफ ध्यान ना देना, और जैसा डिसऑर्डर कराए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वैसा ही करते जाना। चाहे वो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर हो, चाहे कोडिपेंडेंसी डिसऑर्डर हो, चाहे बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर हो, चाहे साइकोपैथिक डिसऑर्डर हो। तो रिएक्ट ना करने का मतलब है नार्सिसिस्ट की जी हुजूरी करना नहीं है, रिएक्ट चुप रहना उसके सामने नहीं है। ये चुप रहना एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन बेसिकली रिएक्ट ना करने का मतलब है अपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को ऑब्जर्व करना और उसको एक्सपोज करना। जैसे जितना ज़्यादा वो एक्सपोज होता जाएगा, उतना उसकी मान्यताएं टूटती जाएंगी, उतना उसकी सेल्फ इमेजेस वीक होती जाएंगी, उतना उसकी कंडीशनिंग्स ब्रेक होती जाएंगी, और वो पैसिव होती जाएगी। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पैसिव होता जाएगा। जितना डिसऑर्डर पैसिव होता जाएगा, उतना आत्मा स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि आत्मा को हम हमेशा कैसे दो मान के तो हम अपने आप को जीते ही, बॉडी माइंड। ये तो स्पिरिचुअल टेक्निक हम फॉलो कर ही रहे हैं कि हम बॉडी माइंड पर्सनैलिटी इन सबसे अलग रियल सेल्फ हैं। तो धीरे धीरे रियल सेल्फ स्ट्रांग होता जाएगा और हम मैच्योर होते जाएंगे। तब हमारी शांति हमारी इमोशनल मैच्योरिटी से आना शुरू हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि ये सब चीज़ धीरे धीरे होती है, अचानक नहीं हो जाती है, धीरे धीरे होती है। तो हम जब ये समझ जाते हैं कि ये धीरे धीरे, तो हम एफर्ट्स करते हैं, और एफर्ट्स करने के बाद स्लो स्टेप्स के साथ और अपने रिजल्ट को के हिसाब से चलते रहते हैं। और ये भी हमें याद रखना चाहिए
कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी से टकराएंगे, अपने डिसऑर्डर को एक्सपोज करेंगे, तो आप वीक महसूस करेंगे, याद रखिए। लेकिन बार बार एक्सपोज करते करते वही वीकनेस स्ट्रेंथ में बदल जाएगी। कैसे? क्योंकि जब डिसऑर्डर पैसिव हो जाएगा, आत्मा एक्टिव हो जाएगी, तो वही जो पहले वीकनेस महसूस कर रहे थे वही स्ट्रेंथ आप महसूस करने लग जाएंगे। तो याद रखिए, पहले जब आप वीकनेस महसूस करते हैं पर्सनैलिटी के एक्सपोजर से, नॉन रिएक्टिव होने की वजह से, यानी पर्सनैलिटी को डिसऑर्डर को एक्सपोज करने की वजह से जो वीकनेस महसूस करते हैं, वो वीकनेस है पर्सनैलिटी की एक्टिवनेस। तो पहले आपकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन जब आप उसको एक्सपोज करेंगे तो वीक महसूस करने लगेंगे। लेकिन उस वीकनेस को भी जब आप सर्वाइव कर जाते हैं, डरते नहीं, जानते हैं आपकी ये चेंज होगा बाद में जा करके, यही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो आप वीक होने के बावजूद भी उस सही रास्ते पे चलते रहते हैं, डिसऑर्डर को एक्सपोज करते रहते हैं। फिर डिसऑर्डर धीरे धीरे जब वीक होने लग जाता है, पर्सनैलिटी की मान्यताएं टूटने लग जाती हैं, वे ब्रेक होने लग जाती हैं, तो आत्मा उसी प्रोपोर्शन में स्ट्रांग होती जाती है, रियल सेल्फ स्ट्रांग होता जाता है। जैसे जैसे रियल सेल्फ स्ट्रांग होता जाता है, वह तब आपको यह पता चलता है कि पर्सनैलिटी को पैसिव करने का मजा क्या है। तब आपको दूसरा कोई कुछ बोलता है तो आप बड़ा शुक्रगुजार होते हैं नॉलेज के, कि कम से कम आपने पर्सनैलिटी को इस कदर पैसिव कर दिया कि आपको कोई बुरा ही नहीं लग रहा है अब। तब आपको वही चीज़ स्ट्रेंथ देने लग जाती है। तो याद रखिए, जब आप कॉन्शियस एफर्ट करते हैं पर्सनैलिटी मोड से बाहर निकल करके रियल सेल्फ मोड में जीने के लिए, कॉन्शियस एफर्ट करते हैं, तब आप एक इनेबलर नहीं रह जाते हैं। नार्सिसिस्ट के तब आप इनेबलर नहीं रह जाते, तब आप खुद भी इवॉल्व करते हैं और नार्सिसिस्ट भी इवॉल्व करता है। आपका विकास भी होता है, नार्सिसिस्ट का विकास भी होता है। नार्सिसिस्ट भी समझता है कि जैसे आप शांति के साथ जी रहे हैं, वैसे ही वो भी अपनी शांति के साथ जी करके अपनी शेम को फेस कर पाएगा। जो अचीवमेंट ना होने पर शेम होती है, उस शेम को भल गले लगा लेगा और फेक अचीवमेंट के चक्कर में नहीं पड़ेगा। आपकी शांति से, आपकी रियल शांति को जब नार्सिसिस्ट देखेगा, तो उसको भी शांत रहने के लिए बल मिलेगा। बॉर्डर लाइन को आपके सामने रिलेशनशिप को रोना रोएगा, लेकिन जब ये देखेगा कि उसकी हरकत, पैनिक अटैक, चिल्लाने के बावजूद भी आप शांत बने हुए हैं, तब उसको भी ये भरोसा हो जाएगा कि आप उसको छोड़ करके नहीं जाएंगे, भले ही आप अपनी निजी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो वो भी आपके ही दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा, वो भी अपनी पर्सनैलिटी को सीरियसली नहीं लेगा। इसे कहते हैं इवोल्यूशन। उसी तरह साइकोपैथ भी जो है, जब आपके नॉन रिएक्टिव बिहेवियर को देखेगा, तो वो भी ये देखेगा कि जब आप जैसे पेन को इजीली टॉलरेट कर लेते हैं, तो वो भी पेन से इतना क्यों डरेगा, तो वो भी पेन को टॉलरेट करेगा। वो टॉलरेट करेगा तो डोमिनेंस का मास्क निकाल के फेंक देगा और धीरे धीरे ऑथेंटिकली वो भी जीना शुरू कर देगा। तो याद रखिए, जब आप कॉन्शियसली जीते हैं, तो आप दूसरे को ये भरोसा दिलाते हैं कि तुम भी ऑथेंटिकली जी सकते हो, और वो आपकी छत्र छाया में कॉन्शियसली जीने की कोशिश करता है। इसी को तो कहते हैं उसका एवोल्यूशन होना। तो आपका भी एवोल्यूशन होता है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, उसका भी एवोल्यूशन होता है, और पर्सनैलिटी पैसिव हो जाती है दोनों की। और इस तरीके से आप ऑथेंटिक लिविंग के द्वारा दूसरे को भी ऑथेंटिकली जीने के लिए सहायता करते हैं, दूसरे की, उसकी भी कॉम्पिटेंस को बढ़ाते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं, ताकि वो भी ऑथेंटिकली जी सके। तो इस प्रकार आप इनेबलर की तरीके से काम नहीं करते हैं जब आप स्पिरिचुअल टेक्निक को फॉलो करने लग जाते हैं। आप इवॉल्वर की तरीके से जीते हैं, सेल्फ ग्रोथ को इंश्योर कराने वाले की तरीके से जीते हैं।